क्या है, अनुच्छेद 153 है ना, राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 153 से 166 तक है, ठीक है, 162 तक। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 राज्यपाल के बारे में उपबंध है। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद का है, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले जो भी अनुच्छेद है, जिन जिन अनुच्छेदों को बताते जा रहे हैं, सभी सारे अनुच्छेद तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, सब अनुच्छेद का उसके हेडिंग के साथ याद रखना है कि अनुच्छेद 153 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 56 में क्या है ना। पहले वो याद रखना है, और जहाँ जहाँ बताते जा रहे हैं सब बेयर रखी हो, सब टिक लगाती जाओ, सब इम्पॉर्टेंट ही है। इससे यहाँ से भी तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वह यहाँ से भी आते ही आते हैं। स्पेशली जो जुडिशरी का, एपीओ का, ये सब का एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, उसमें भी आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, है ना, राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, पढ़ो। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि समानता क्या होता है कि हर एक राज्य के लिए एक एक राज्यपाल होता है। फिर उसके बाद उसमें एक परंतु भी लिखा है, देखो क्या, कि कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने से निवारित नहीं करेगी। नहीं, निवारित का मतलब कि मना नहीं करेगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति, ये पहले सबसे ऊपर क्या बताया, अनुच्छेद 153 का खंड 1 में, या खंड 1 तो है नहीं, अनुच्छेद 153 में सबसे पहले सामान्य नियम क्या बताया कि समानता सभी जितने स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना एक एक राज्यपाल होगा, ठीक है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में बताया। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया कि यदि जरूरी ये भी है, ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो है कि जो राज्यपाल है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। यह भी आवश्यक नहीं है कि हर एक राज्य में राज्यपाल हो ही हो। केंद्र सरकार यदि चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 153 में लिखा ना कि हर राज्य के लिए क्या है, एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में ये बता दिया, लेकिन साथ ही परंतु भी बता दिया ना, ये बता तो दिया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह आवश्यक भी नहीं है कि हर राज्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ही हो। वह यह भी कर सकती है कि किसी एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंप सकती है, ठीक है। यानी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। भले ही अनुच्छेद 153 में सबसे पहले लिख दिया हो कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन साथ ही साथ परंतु में भी लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि आवश्यक नहीं है ना। यह जो अनुच्छेद 153 का प्रावधान है वो आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में एक एक राज्यपाल हो ही हो। केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त कर सकती है, ठीक है। यह प्रावधान कर सकते हैं। यदि प्रावधान हो गया तो फिर 2 राज्यों के लिए होते हैं और समानता होता भी है। जैसे कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल की अचानक डेथ हो गई, ठीक है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल का अचानक डेथ हो गई, अचानक वो बीमार पड़ गया या अचानक उसने अपना पद छोड़ दिया, पद त्याग कर दिया, तब ऐसी स्थिति में तब तक जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता है तब तक क्या होता है, उस राज्य के राज्यपाल का जो कार्यभार है वह किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को दे दिया जाता है, ठीक है, वह उसको दे दिया जाता है। तब वह व्यक्ति, जैसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है, हर राज्यों में है, पता चला कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं अचानक उनकी मृत्यु हो गई या अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसका मतलब अब ये पोस्ट तो खाली हो गई ना, लेकिन वो पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहेगी। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि ठीक है, आकस्मिक स्थिति आ गई, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि अन्य किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया जाता है। जैसे उत्तर मध्य प्रदेश हमने बताया कि मान लो कि अचानक उसके राज्यपाल की मृत्यु हो गई या उसने अपना पद त्याग दिया, तब क्या हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है या सौंप दिया गया। तब ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राज्यपाल हो गया, ठीक है।
अभी बताओ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? एकदम सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में रह रही हो तो कम से कम ये तो मालूम रहना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, हैं? बताओ। जल्दी बोलो। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान समय में क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान समय में क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। नामों में ये सब याद रखो, ये सब मालूम रहना चाहिए ना, ये सब सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 153 आया ना कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, यह अनुच्छेद 153 में है। अब देखो अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और ऐसा ही प्रावधान जब हम राष्ट्रपति का पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। बताया थे ना जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तब कि राष्ट्रपति की संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी तरह अनुच्छेद 154 है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और यही सेम लैंग्वेज कहाँ था? राष्ट्रपति वाले में भी था ना, था कि नहीं? कि राष्ट्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, बस चेंज क्या हो गया? राज्य और राज्यपाल। संघ की जगह राज्य हो गया, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो गया। कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। हमेशा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, ठीक है, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तब तुम्हें क्या लगाना है? राज्यपाल में, नहीं कि राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मार दें या दे देगा मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में निहित नहीं होगी। कहाँ निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, आया ना समझ में? अनुच्छेद 154 का खंड 1 है। फिर इसके बाद देखो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? हाँ, अनुच्छेद 155 में बताया ना, अनुच्छेद 155 कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी ध्यान रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी राज्यपाल की नियुक्ति है, चाहे उनको हटाना है, कुछ भी करना है, वह राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन वो कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, जो केंद्र के मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है, राज्यपाल को हटाया भी जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा, न ही अपने विवेक से किसी राज्यपाल को हटाएगा। वह हमेशा केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कार्य करता है और वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन वह अपने विवेक से नहीं करेगा, वह क्या करेगा? केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो हमेशा क्या लगाना है? राष्ट्रपति, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये है अनुच्छेद 155 में। बस इतना ही है ना, कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 155 बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक, अब है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। तो राज्यपाल की पदावधि कितनी है? कि राज्यपाल अपना पद कब तक धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखो लिखा है ना अनुच्छेद 156 के खंड 1 में क्या लिखा है?
कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब बताओ, हम बताए थे ना कि मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, और यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा किसकी इच्छा है? मंत्रिपरिषद की इच्छा है। तो कौन सी मंत्रिपरिषद? केंद्र की मंत्रिपरिषद, ठीक है। केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है या संघ का जो मंत्रिपरिषद है वह, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा कौन? राज्यपाल। इसका मतलब है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करेगा, और राष्ट्रपति जब भी इसकी इच्छा होगी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो ऐसे नहीं हटाता है, हटाने के लिए क्या करना होगा? उसको मंत्रिपरिषद सलाह देगी। संघ का जो मंत्रिपरिषद है वह क्या करता है? सलाह देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा है वह किसकी है? संघ के मंत्रिपरिषद की ही है। जब संघ के मंत्रिपरिषद यह सिफारिश करेगा कि अमुक राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश कर देगा। और ये क्यों कर सकता है? ये और क्योंकि जो राज्यपाल है अनुच्छेद 156 खंड 1 के अनुसार क्या है? हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, ठीक। फिर दूसरा खंड में क्या है कि राज्यपाल संबोधित हस्ताक्षर और लेख सहित अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताओ। राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो राज्यपाल को अपनी जो त्यागपत्र है वह किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राज्यपाल, ये भी ध्यान रखना, हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। और खंड 3 में है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, यदि उसको बीच में ही यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता या उसको राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया नहीं गया है, तो समानता कब तक पद धारण करेगा? 5 वर्ष तक, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक वह अपने पद पर नहीं बना रह सकता, और 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकती है। तो समानता क्या होता है? जब केंद्र में सरकार या संघ की सरकार जब चेंज होती है तो फिर राज्यों के राज्यपाल भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मन के अनुसार अपने व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करती है। अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हर राज्यों में लगभग जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है या नहीं भी है, तब भी लगभग क्या है, हर राज्यों में बीजेपी के ही जो नेता हैं या हैं, ठीक है, या व्यक्ति हैं, वह राज्यों के राज्यपाल बने हैं। लेकिन अब मान लो 2024 में चुनाव हुआ, बाई चांस बीजेपी हार गई, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, जो कि संभव तो अभी तो फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन बाई चांस आ ही गई, तो फिर क्या होगा? आते ही भले ही राज्यपालों का कार्यकाल पूरा हो चाहे ना हो, क्या होता है कि पहले से ही राज्यपाल क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र दे देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको पद से हटाया जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यपालों को सूचना दे दी जाती है कि भैया आप लोग अपने अपने त्यागपत्र दे दीजिए, नहीं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। राज्यपाल यह नहीं कर सकता कि मेरी एक बार हम नियुक्त हो गए तो मेरी पदावधि 5 वर्ष है, वो 5 वर्ष का क्लेम नहीं कर सकता कि हमको 5 वर्ष से पहले हटाया ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। यदि वो त्यागपत्र दे दिए तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर राष्ट्रपति अपने आदेश से हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 156(1) में यह बता दिया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी कि जब भी राष्ट्रपति की इच्छा होगी वह कभी भी 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है ना। तो केंद्र में सरकार चेंज होते ही राज्यपालों से समांतर त्यागपत्र मांग लिया जाता है। यदि राज्यपाल अड़ गया कि नहीं हम नहीं देंगे, तब क्या होगा? फिर मंत्रिपरिषद का फिर गठन होगा। जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगी कि इस अमुक राज्यपाल को हटा करके अमुक व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाइए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको हटा देगा। हटा करके फिर जिसकी सिफारिश आई है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा, है ना। वो ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 156 में लिख दिया गया साफ साफ कि राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा, और यदि उसको पहले ही नहीं हटा दिया गया या राज्यपाल ने पहले ही अपना पद त्याग नहीं कर दिया तो वह कितने वर्ष तक पद धारण करेगा? 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। तो ये राज्यपाल यह नहीं कर सकता कि हम एक बार नियुक्त हो गए तो 5 वर्ष से पहले हमें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया ही नहीं जा सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे जब भी 5 वर्ष से पहले उसको हटा सकता है।
यह क्लेम राज्यपाल कभी नहीं करेगा कि हमें 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता। वह इसको उच्चतम न्यायालय में जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकता कि नहीं अभी हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने हमें पद से हटा दिया। वह यह चुनौती भी नहीं दे सकता, कहा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करता है। और यदि राष्ट्रपति ने उसको नहीं हटाया 5 वर्ष से पहले या राज्यपाल ने त्यागपत्र नहीं दिया, तब वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा, तब हटेगा, है ना। लेकिन वह अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता कि हम एक बार नियुक्त हो गए तो 5 वर्ष से पहले हमें हटाया ही नहीं जा सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति ने अब हटा दिया, बिना किसी कारण के हटा दिया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसको हटना ही है, तो मंत्रिपरिषद तो हटाएगी ना। गवर्नमेंट चेंज हो गया तो मंत्रिपरिषद तो फिर अपने आदमियों को रखेगी ना। जो नई सरकार बनी तो फिर हटा करके अपने व्यक्तियों को बनाएगी ना राज्यपाल, उनको थोड़ा रखेगी। तो समानता क्या होता है कि जैसे ही चेंज होती है समानता राज्यों के राज्यपाल इस्तीफा दे देते हैं कि उनको पद से हटाया न जाए, वो इस्तीफा दे देते हैं। नहीं देते हैं तो फिर मंत्रिपरिषद का जब गठन हो जाएगा फिर मंत्रिपरिषद सलाह दे देगी राष्ट्रपति को कि इनको हटाइए, तो हटाएगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है, उसको मानना बाध्यकारी है, वो हटाएगा ही हटाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 156। और यदि राज्यपाल चाहे तो 5 वर्ष की पदावधि से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, ये सब कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो सब बेयर एक्ट पर टिक लगाती जाओ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम देखोगे एनीवन कोई भी एग्जाम तुम अभी कंपटीशन का दोगी तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं कि राज्यपाल अपना पद त्याग देगा या त्याग पत्र देगा, किसे देगा। ठीक है, या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को उसके पद से हटा कौन सकता है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है। कौन है? ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो ये सब तुम्हें क्या करना है, उसमें टिक लगाती चलो और उसको ध्यान में रखी रहो। और कोई भी कोई भी एग्जाम दोगी उसमें भी ये सब आता है बार बार, है ना। ये बार बार क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो ये सब ध्यान रखी रहो। फिर उसके बाद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 157। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ या योग्यताएँ। तो मात्र 2 ही योग्यता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, मात्र 2 ही योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 157 है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। तो देखो क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जबकि वह भारत का नागरिक है और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो 2 ही प्रकार की योग्यता भारत के संविधान में दिया है राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 157 में 2 प्रकार की योग्यता है। पहली योग्यता क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता क्या है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है ना। तो दे दिया 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, तब क्या लगाना है? 35 वर्ष, है ना। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु का उस व्यक्ति को होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, मात्र 2 ही योग्यता है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बस। तो न्यूनतम आयु हो गई 35 वर्ष। ये हो गया अनुच्छेद 157, उसको भी टिक लगा लो, अंडरलाइन कर लेना, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आता है अनुच्छेद 157। अब अनुच्छेद 158 है, क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या है कि राज्यपाल जो भी व्यक्ति नियुक्त हो रहा है वह संसद के किसी भी सदन का और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, है ना। जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो रही है वह संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, दिया है ना। और यदि जिस व्यक्ति की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के रूप में हुई है, नियुक्ति होते समय यदि वह क्या है कि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का यदि वह सदस्य है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे ही वह राज्य के राज्यपाल का पद ग्रहण करता है
पद ग्रहण करने की तारीख से ही उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि पद ग्रहण करने की तारीख से क्या होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कि किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, और उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया, तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उसकी जो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता है अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहली शर्त तो यही है राज्यपाल के लिए कि पद के लिए जो शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में, तो पहली शर्त को यही बताया कि कोई जो व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो रहा है वह संसद के किसी सदन का और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि वह संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल के पद का ग्रहण कर रहा है उस तिथि से उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है दूसरा शर्त कि राज्यपाल लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अधीनस्थ जो है प्राधिकरण के अधीन या स्थानीय निकायों के अधीन वह कोई भी पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, ये हो गई दूसरी शर्त। फिर इसके बाद अब क्या है, तीसरा में दिया है कि राज्यपाल बिना किराया दिए हुए अपने शासकीय निवासों को उपयोग करने का हकदार होता है। उसको जहाँ भी राज्यपाल रहता है, जो भी उसको सरकारी निवास मिलता है उसका कोई भी किराया भाड़ा कुछ भी उसको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो कि संसद विधि द्वारा अवधारित करें, राज्य सरकार नहीं या राज्य विधानमंडल नहीं, जो संसद तय करती है। तो राज्यपाल की जो वेतन वेतन है वह निर्धारित कौन करता है, संसद करती है ना, वह संसद के द्वारा निर्धारित होती है। और राज्यपाल जब तक अपना पद धारण किए हुए है तब तक उसके वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों में कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है ना उसमें। चौथा वाले खंड में कि राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये हो गया अनुच्छेद 158। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है अनुच्छेद 159 राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अब उसमें पढ़कर बताओ कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेगा या किसके समक्ष वह शपथ ग्रहण करता है। तो अब क्या समझ में है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, और यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तब कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वह दिलाएगा, है ना। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ किसके समक्ष लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करने से पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल शपथ लेता है। और यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तब ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष वह शपथ लेता है। ठीक, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 159 आया ना समझ में। ठीक, फिर इसके बाद है अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कि राष्ट्रपति ऐसी किसी भी आकस्मिकता जो कि संविधान में बंधित नहीं है, अचानक से कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाती है जो कि संविधान में बंधित नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह उचित समझता है। बस। और अनुच्छेद 161 ये हम बता दिए थे, पढ़ाए थे ना, कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो ये हम कब पढ़ाए थे, जब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पढ़ा रहे थे तब दोनों को साथ ही पढ़ाए थे। अनुच्छेद कौन सा था, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 72 में था। ठीक है, अनुच्छेद 72 में है ना, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति थी और साथ ही साथ अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है।
और दोनों की शक्तियों में हमने अंतर भी बताया था। क्या अंतर बताया था कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल है वह मृत्यु दंड पाए हुए अपराधी के जो मृत्यु दंड की सजा है वह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। क्षमा करने की शक्ति, मृत्यु दंड की जो सजा है उसको क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। ये अंतर हमने बताया था। लेकिन जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह राज्यपाल से व्यापक है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वह मृत्यु दंड का लघुकरण कर सकता है, निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा केवल राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और एक दूसरा अंतर यह भी बताया था कि सेना न्यायालयों के द्वारा भी जिसको दंड दिया गया है उसको भी जो क्षमा उमा है वह केवल कौन देता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। और बाकी अन्य मामलों में जो पावर राष्ट्रपति की है, क्षमा, दंडादेश, निलंबन और परिहार की, वह सभी शक्तियाँ राज्यपाल को भी होती हैं। और ये डिटेल में हम उस समय पढ़ाए थे जब अनुच्छेद 72 पढ़ाए थे तभी, है ना। दोनों को साथ साथ पढ़ा दिए थे कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161। हम ये भी कहे थे कि दोनों का हमेशा दोनों साथ में याद रखना, बताए थे ना। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की शक्ति है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 161 के बाद क्या है, अनुच्छेद 162 कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना, कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन विषयों तक होगा, ये बताया गया अनुच्छेद 162 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केवल उन्हीं विषयों तक होगा जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सभी राज्यों को अनन्य अधिकार है ना। उसमें संसद के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वह राज्य सूची के ऊपर तो होता ही होता है। राज्य सूची में जितना विषय दिए गए हैं उन सभी विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, ठीक है। साथ ही साथ समवर्ती सूची, जिसमें जो समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वह समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर भी होता है, ठीक है। लेकिन उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा है। जैसे समवर्ती सूची है तो उस पर कार्यपालिका शक्ति पर थोड़ा सा ये प्रतिबंध है कि उसको संसद क्या करेगी, परिसीमित कर सकती है। समवर्ती सूची के कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है राज्य सूची के विषय पर तो उसका कार्यपालिका शक्ति का अनन्य विस्तार है ना। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है जिसमें कि राज्य और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तब ऐसी स्थिति में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसको संसद विधि बना करके परिसीमित कर सकती है या उसको सीमित कर सकती है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर संसद उसको सीमित नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है या राज्य का जो कानून बनाने का अधिकार है वो अनन्य अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक। तो ये हो गया अनुच्छेद 162। तो ये पूरा तुम्हें अनुच्छेद 153 से था, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक कल अनुच्छेद का हेडिंग कम से कम याद करके आना। हमें पूरा अनुच्छेद पूछेंगे लाइन से कि राज्यों का राज्यपाल है, ठीक है, कि नियुक्ति कौन करेगा, उसकी पदावधि किस अनुच्छेद में है ना, उसका शपथ और प्रतिज्ञान किस उसमें है, उसका कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार किस में निहित होता है, किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीज़ें हम कल पूछेंगे, ठीक है ना। ये अनुच्छेद क्या करना है, पहले सब हेडिंग याद करके लाना, बहुत लंबा चौड़ा है ना, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक है, ठीक है। तो याद करके आना तब हम पूछेंगे। कम से कम हेडिंग तो याद रहे, मालूम तो रहे कि किस अनुच्छेद में क्या है। ये भी बार बार पूछता है, ये मत सोचो कि हेडिंग है कि अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल भी नहीं पूछेगा। पूछने को कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना। राज्यपाल द्वारा शपथ किस में है, राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद में है ना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद भी पूछता है। तो हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ना,
तो कम से कम अभी से जानती रहो, बस हम तुमको बता दे रहे हैं कि हाँ उस पर टिक लगाओ, ये करो। अब याद करना न करना तुम्हारे ऊपर है। अभी से याद की रहोगी तो जल्दी करने के बाद थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो उस समय भी याद करोगी तो जल्दी याद होगा ना, तैयारी थोड़ा जल्दी होगी। बस ये जानती रहो कि हाँ टिक जहाँ जहाँ बताते जा रहे हैं, जो जो बताते जा रहे हैं वो सब टिक लगाती चलो बेयर एक्ट में, है ना। कि जब भी बेयर एक्ट खोलो तो उसको पढ़ो, तो बस एक साथ पढ़ती जाओ, ये सब तैयार करती जाओ और उसको सब लिखती भी जाओ साथ में, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है। जितना जल्दी जल्दी लिखोगे उतना ही जल्दी जल्दी याद भी होगा। अनुच्छेद 160 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अनुच्छेद 161 लेकिन याद कर लेना इसका, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब कल देखते हैं।